इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। पेशे खिदमत है हालात हाजरा का प्रोग्राम सैर भी। चौबीस अगस्त के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका ने आज से ईरान के खिलाफ सख्त मुआशी पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। तहम दूसरी जानब ईरान ने खित्ते से तेल की तरसील रोकने की धमकी दी है, जबकि पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमरीकी मुआशी हमले का ऐलान फौजी महाज पर बड़ी नाकामी का एतराफ़ है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ईरान पहुँच गए हैं और मंगल के रोज़ ओमान के वज़ीर ख़ारजा भी तेहरान का दौरा करेंगे। सोवियत यूनियन से यूक्रेन की आज़ादी के 35 साल मुकम्मल होने के मौके पर बरतानिया के वज़ीर आज़म का यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल की टेक्नोलॉजी देने का ऐलान। Слава Україні! यमनी फौज ने कहा है कि हूसियों के हमले रोकने के लिए सना का दोबारा कंट्रोल हासिल करना जरूरी है। خلال هذا اللقاء نحيي كل الأبطال المرابطين في كل الجبهات، من أبطال الجيش وقوات العمالقة، قوات الطوارئ ودرع الوطن والدفاع شبوة। गिनी के दारुल-हुकूमत कोनाकरी में कचरे का ढेर करीबी मकानात पर गिरने से कम से कम 30 अफराद हलाक, 22 जख्मी। On compte une trentaine de morts. Donc les corps ont été acheminés au niveau de l'hôpital Donka. Et ensuite, nous sommes à 22 blessés. Et donc, très tôt le matin, le gouvernement a mobilisé. अदालती हुक्म के तहत इमरान खान के इलाज का मुतालबा मुतनाज़ नहीं। 21 साबिक क्रिकेट कप्तानों का पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत और 3 मुतालबे। साबिक आलमी क्रिकेट कप्तानों ने 3 मुतालबात पेश किए हैं। साबिक कप्तानों ने अपने खत में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मेडिकल बोर्ड इमरान खान का मुआयना करे। साबिक कप्तानों के खत में लिखा गया है कि दाईं आँख की मुबैना बीनाई में कमी का मुकम्मल और आज़ादाना मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। क्रिकेट के साबिक आलमी कप्तानों ने अपने ख़त में लिखा है कि हफ्तावार ख़ानदानी मुलाकातें बिला तातुल और तिबी मुआयने की बुनियाद पर तजवीज़ करदा इलाज फौरी फराहम किया जाए। मिलिए बिजली के खंभों पर चढ़कर दकियानूसी तस्वुरात को चैलेंज करने वाली खातून ज्योति आहिर से। ज्योति यानी रोशनी, जैसा नाम वैसा काम। वो पिछले 4 सालों से बिजली के महावितरण डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है। और सुनिए वसतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात। उर्दू के मशहूर लेखक मुश्ताक यूसुफी का कहना है कि बुढ़ापे की शादी, बैंक की चौकीदारी और मिली जुली सरकार के दौरान सोते में भी एक आंख खुली रखना पड़ती है। इंडिया में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। जानिए पाकिस्तानी टिकटॉकर शहजाद भट्टी कौन है। अमित शाह के मुताबिक शहजाद भट्टी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मुआवनत हासिल थी। पाकिस्तान ने सख्ती से इस ऐलान की तरदीद करते हुए इसे अपने खिलाफ इंडिया की मजमूम मुहिम का हिस्सा करार दिया। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीका के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचाया है और अब वाशिंगटन इक्तिसादी महाज पर अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना था कि अमरीकी हुकूमत के पास मौजूद तमाम कानूनी इख्तियारात और रियासती वसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कॉट बेसेंट ने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अमरीकी हुकूमत पीर से ईरान के खिलाफ मजीद सख्त इक्तिसादी पाबंदियों का ऐलान करेगी। जानब ईरान ने अमरीकी ऐलान को मुस्तरद करते हुए इसे फौजी महाज पर नाकामी का एतराफ़ करार दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से मुआशी हमले की बात दरअसल इस बात का सबूत है कि उसे फौजी महाज पर अपने मकासद हासिल नहीं हुए। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी फौजी महाज पर कामयाब हो जाते तो उन्हें इस कदर बड़े मुआशी इक़दामात और धमकियों की ज़रूरत पेश न आती। हुसैन मुहिब्बी का यह भी कहना था कि दुश्मन कुव्वतों को अपने बहरी जहाज़ पीछे हटाने पर मजबूर
मजबूर होना पड़ा, जबकि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और ईरान की दफाई सलाहियतों को कमज़ोर करने की कोशिशें भी नाकाम रही हैं। इसी दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ऐलान किया है कि ओमान के वजीर खारजा बदर बिन हमद अल बुसैदी मंगल को तेहरान का दौरा करेंगे। इस्माइल बकाई के मुताबिक बदर अल बुसैदी ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरीफ़ा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी खबर रसा इदारे इरना के मुताबिक उन्होंने इस दौरे को तेहरान और मस्कत के दरमियान जारी सियासी मुशावरत और दो तरीफ़ा ताउन को मजबूत बनाने की कोशिशों का हिस्सा करार दिया है। तर्जमान ने मजीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से मुत्तसिल दोनों ममालिक की हैसियत से ईरान और ओमान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए बाकायदगी से मुशावरत करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान जारी सिफारती राब्तों और बातचीत के सिलसिले की एक कड़ी है। ईरानी खबर रसा इदारे इसना के मुताबिक पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान पहुँच गए हैं, जहाँ उनका इस्तकबाल ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने किया। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आसिम मुनीर के हमरा हैं। इसना के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ईरान के आला हुकाम से मुलाकात करेगा, जिसमें दो तरीफ़ा ताउन के फ़रोग़, सरहदी सलामती के इस्तेहकाम और खित्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लेने के बारे में मुज़ाकरात करने की तवक्को है। इसना ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी आला हुकाम का ये दौरा ओमान के वज़ीर खारजा के मंगल को ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए तेहरान के तयशुदा दौरे से पहले हो रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई दिनों से ये तासुर मजबूत हो रहा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार शायद महदूद हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अब भी इस अमल में सालिस का किरदार अदा कर रहा है या इसकी तरजीहात बदल गई हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान के दौरे ने एक बार फिर कई सवालात उठा दिए हैं। इस दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि ईरान इसे अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के तौर पर पेश नहीं कर रहा, बल्कि इसे दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरीफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर बातचीत का दौरा करार दे रहा है। तो फिर आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस दौरा ईरान के असल मकासद क्या हैं? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के दो तरीफ़ा ताल्लुकात तक महदूद है या इसके पसे पर्दा अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी भी एक अहम अंसर है? जानते हैं पाकिस्तान में मौजूद दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक ताल्लुक है, आपको याद है कि हमारे साथ आपकी गुफ्तगू होती रही और उसमें गुजारिश यही करता रहा कि जब भी मुज़ाकरात का मामलात बढ़ेंगे या तो पाकिस्तान का एक किरदार और वो MOU जो पाकिस्तान इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, तो वो वहीं से नाफिजुल अमल होगा। अब इसमें चंद चीज़ें हैं जो बड़ी मेरे ख़्याल में अहम हैं, जिनके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। नंबर 1, ये दौरा क्यों हो रहा है, इसके क्या जो मुहर्रिकात होंगे और साथ ही साथ इसके मकासद क्या हैं। तो पहले तो जैसे मैंने गुज़ारिश की कि सबसे पहले इस्लामाबाद MOU जो है, उसके 14 नुकात के ऊपर गुफ्तगू होगी, जिनके अंदर से जब अमेरिका ने दोबारा जंग छेड़ी तो उसके बाद ज़ाहिर है वो जो 300 बिलियन का फिगर था, जो उनकी नुकसानात हुए थे, जिसका हर्जाना अमेरिका ने अदा करना था या तामीराती प्रोग्राम के लिए उसने नाम दिया हुआ था, वगैरह वगैरह, उसके ऊपर बात करनी है कि भाई ठीक है, क्या वो उधर ही रहेगा या उसमें तब्दीलियां आएंगी। दूसरा इसका जो पहलू है वो अमेरिकन सैंक्शंस हैं, जो कि इस टाइम पे सख्त तरीन सैंक्शंस वो वहाँ इम्पोज करने चले हैं और जाहिर है उसका रद्द अमल देने की भी ईरान ने बात कर ली हुई है। और तीसरा इसके अंदर जो है वो हूतियों का और खित्ते के अंदर जो बैठी हुई ताकतें हैं, जो कि मुख्तलिफ ऐसे इंतहा पसंद ग्रुप हैं, उनका अमल दखल और ख़ास तौर पर सऊदी अरब की सलामती और बाबल मंदब की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत, ये 3 बुनियादी बातें हैं जिसका मैंने आपको गुजारिश किया। जो दो तरफा बातचीत है उसके अंदर, क्योंकि इससे पहले आर्मी चीफ की अब्बास अराक्ची साहब से टेलीफोन पे भी गुफ्तगू हुई थी और अब इस्माइल बकाई का जो बयान आया जिसके अंदर उन्होंने पीर के रोज कहा कि जनाब आर्मी चीफ साहब ईरान का दौरा कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कि इसके पीछे बहुत सारे, हम पहले एक एक नुक्ता करके बात कर लेते हैं।
इस्लामाबाद एमओयू के अंदर अमेरिका को भी शूट करता था मामलात, और ईरान को भी शूट करते थे, और दीगर ममालिक को भी शूट करते थे, लेकिन उसके अंदर शाम का जिक्र नहीं था, उसके अंदर लबनान का जिक्र नहीं था, उसके अंदर गजा और फलस्तीन का जिक्र नहीं था, जिसके ऊपर जाहिर है ईरान के अंदर भी बहुत सारे प्रेशर्स डेवलप होना शुरू हो गए, और ईरान को भी बहुत सारे जवाबात देने की जरूरत पड़ गई अपनी आवाम को, बिलखसूस आईआरजीसी को, क्योंकि आईआरजीसी की जितनी पुरानी क़यादत थी उसको तो आपने शहीद कर दिया। अब जो ये नए लोग हैं इनके अंदर एक अपना जज्बा जोश है, और वो कहते हैं कि हम तो पहले ही डूब चुके हैं। बाहर ये सारी सिचुएशन अपनी जगह। अब दूसरा इसका पहलू ये है कि ईरान का, क्योंकि एक जाहिर है अपना मौकफ है और ईरान बैठा हुआ है उस मौकफ के ऊपर। जी, तो देखिए वहाँ के जो जितने भी गल्फ ममालिक के लोग हैं उनको भी एक बहुत ज़्यादा मुआशी दबाव का शिकार हैं, और अब वो एक दबाव डाल रहे हैं अपनी हुकूमतों के ऊपर कि भाई इस जंग से जान छुड़वाएं, क्योंकि हमारा तो मुआशी बेड़ा गर्क हो चुका है, और वहाँ जितने भी लोग कारोबार कर रहे थे या कोई जॉब्स कर रहे थे उन लोगों की जॉब्स और कारोबार खतरे में पड़ गए। तो एक तो ये बात है इसका। तो पहलू तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहरहाल मकसद यहाँ कहने का ये है कि एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा शिफ्ट आया है इस पूरे रीजन के अंदर, और यही वजह है कि अब ईरान के साथ बातचीत भी करना चाहते हैं अमेरिकन, और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पहले इस सारे अमल का शुरू पाकिस्तान ने किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान ही जब भी, क्योंकि ये देखें ना 14 नुकात हैं, इसमें से एक दो नुकात तो आप उनको इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी जितनी भी चीजें हैं उनको आप तब्दील नहीं कर सकते। तो एक तो पहलू सर ये है कि किस तरीके से जो हमारे फील्ड मार्शल साहब वहाँ। अब्दुल्ला हमीद गुल, हमसे बात करने का शुक्रिया। यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा सदारती क़यादत कौंसिल के रुकन और हुकूमती फोर्सेस के कमांडर तारिक साले ने कहा है कि बहरा अहमर और आबनाए बाबुल मंदब की सलामती का इन्हासार बंदरगाही शहर हुदैदा और दारुल हुकूमत सना को ईरान नवाज हुसियों से दोबारा हासिल करने पर है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि हुसियों के खिलाफ असल जंग अभी शुरू ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यमन, बहरा अहमर और जजीरा नुमा अरब में ईरान के मंसूबों के खिलाफ पहली दिफा की पहली सफ है। दूसरी जानब यमन के नायब वजीर दिफा मेजर जनरल समीर उल सबरी ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार हैं और उन्हें सियासी क़यादत की जानिब से अहकामात का इंतज़ार है। उन्होंने कहा कि यमनी हुकूमत ने हुसियों के खिलाफ फैसला कुन जंग शुरू करने के लिए दरकार तमाम लॉजिस्टिक इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। समीर अल सबरी ने अपने बयान में कहा कि यही कानूनी हुकूमत है जो जंग के वक्त और मुकाम का तयन करेगी। ولا الحرس الثوري أثناء ما كانت تطحن غزة بعد 7 أكتوبر خلال عامين لم نرى أي تدخل لا للحرس الثوري ولا للمرجعيات ولا للآيات الخمينية، ولكن وجدنا صواريخهم ومسيراتهم توجه اليوم إلى الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين والأردن الشقيق. هذا هو المشروع الإيراني الفارسي الموجه ضد أمتنا العربية. إن شاء الله معركة الخلاص تكون قريبة بإذن الله. बरतानिया के वज़ीर आज़म एंडी बुरनम ने यूक्रेन के अपने पहले गैर मुल्की दौरे के दौरान ऐलान किया कि बरतानिया यूक्रेन को शैडो क्रूज़ मिसाइल की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा, जिसके तहत यूक्रेन मुस्तकबिल में इन मिसाइलों के अपने मॉडल्स तैयार कर सकेगा। एंडी बुरनम यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुँचे हैं, जहाँ वो यूक्रेन की आज़ादी के 35 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शरीक हैं। उनका ये दौरा बरतानवी वज़ीर आज़म की हैसियत से पहला गैर मुल्की दौरा है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले मिसाइल के ब्लू प्रिंट्स की मदद से यूक्रेन तवील फासले तक मार करने वाले अपने क्रूज मिसाइल तैयार कर सकेगा। स्टॉर्म शैडो मिसाइल तकरीबन 241 किलोमीटर तक फासले पर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अगरचे यूक्रेन के तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन इससे भी ज़्यादा फासले पर हमले कर सकते हैं, ताहम मिसाइल टेक्नोलॉजी की मुंतकली को यूक्रेन के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इससे ये इशारा भी मिलता है कि यूक्रेन के बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी इसे जदीद
جدید ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ یوکرین کو امید ہے کہ اسی نوعیت کا تعاون پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائلوں کے معاملے میں بھی سامنے آئے گا، جنہیں کیو روس کے بیلسٹک میزائل حملوں سے اپنے شہریوں اور اہم تنصیبات کے دفاع کے لیے انتہائی ضروری سمجھتا ہے۔ کیو کے تاریخی سینٹ صوفیا کیتھیڈرل کے سامنے یوکرین کے یوم آزادی کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ روس کی جانب سے برطانیہ کو دی جانے والی ناقابل قبول دھمکیوں کے باوجود ان کا ملک یوکرین کی حمایت جاری رکھے گا۔ اینڈی بورنم نے کہا کہ روس پر دباؤ برقرار رکھنے کا یہی وقت ہے۔ اپنے پہلے بڑے بین الاقوامی خطاب میں انہوں نے یوکرینی عوام کے عزم اور حوصلے کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی غیر معمولی قوت واقعی حیران کن ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ یوکرینی عوام بادشاہوں اور حکمرانوں کے قدموں تلے بچھنے والے پتھر نہیں بنیں گے اور نہ ہی سر جھکائیں گے۔ Слава Україні! گنی کے دارالحکومت کناکری میں کچرے کے ایک بڑے مرکز پر موجود ڈھیر قریبی مکانات پر گرنے سے کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت کے مطابق شہر کے دارالسلام علاقے میں پیش آنے والے اس حادثے میں مزید 22 افراد زخمی ہوئے، جن میں 6 کی حالت تشویشناک ہے۔ حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ رات بھر ہونے والی شدید بارش کے بعد مقامی وقت کے مطابق تقریباً 2 بجے کچرے کا ڈھیر قریبی مکانات پر گر گیا۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے فوج سمیت بڑی تعداد میں اہلکار اور دیگر وسائل جائے وقوع پر بھیجے گئے ہیں۔ ایک خاتون نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ اس حادثے میں ان کے 5 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کو خدشہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امدادی کارکنوں کو بعد میں کھدائی کرنے والی مشینوں کے ذریعے جائے وقوع پر بکھرے کچرے کے بڑے ڈھیر میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کرتے دیکھا گیا ہے، جبکہ مقامی رہائشی بھی موقع پر جمع تھے۔ گنی کے وزیر اعظم نے صورتحال کا جائزہ لینے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے جائے وقوع کا دورہ کیا ہے۔ علاقے کے مقامی رہنما لانسن سیلا نے بھی اس سے قبل خبر رساں ادارے AFP کو بتایا تھا کہ انہیں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ On compte une trentaine de morts. Donc les corps ont été acheminés au niveau de l'hôpital Donka. Et ensuite, nous sommes à 22 blessés. Et donc, très tôt le matin, le gouvernement a mobilisé toutes les agences du gouvernement, la société civile, la Croix-Rouge, d'abord pour chercher les gens sous les décombres. Ce qu'il faut remercier, c'est que la protection civile avec les autres services, avec l'appui du gouvernement, nous avons trouvé des gens, beaucoup de personnes sur les décombres, à sortir d'abord 22 personnes qui sont vraiment blessées, certains graves et d'autres blessés légers. C'est ce qui est important. Mais les autres corps et la recherche continue. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو بغیر کسی تاخیر کے طبی سہولیات فراہم کی جائیں، ان کی آنکھ کا علاج کیا جائے اور اہل خانہ کو ہر ہفتے ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام دنیائے کرکٹ کے سابق کپتانوں کی جانب سے لکھے گئے خط کا متن ہے، جس میں ایک بار پھر حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو طبی سہولیات فراہم کریں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب سابق وزیر اعظم کے دوست سابق کپتانوں نے پاکستان کی حکومت کے نام اس نوعیت کا خط لکھا ہو۔ رواں برس فروری میں بھی 14 سابق کپتانوں نے خط لکھا تھا، لیکن اب 21 سابق کپتانوں کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے۔ جن سابق کپتانوں نے وزیر اعظم پاکستان کے نام خط لکھا ہے، ان میں سابق انڈین کپتان سنیل گواسکر کپل دیو بھی شامل ہیں۔ یہ خط ایسے وقت میں لکھا گیا ہے جب سابق وزیر اعظم عمران خان کو 20 اگست کی شب راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے پمس ہسپتال لایا گیا تھا، جہاں ان کے طبی معائنے کے بعد انہیں دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ سابق عالمی کرکٹ کپتانوں نے 3 مطالبات پیش کیے ہیں۔ سابق کپتانوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق
मेडिकल बोर्ड इमरान खान का मुआयना करे। साबिक कप्तानों के खत में लिखा गया है कि दाईं आंख की मुबैना बीनाई में कमी का मुकम्मल और आज़ादाना मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। क्रिकेट के साबिक आलमी कप्तानों ने अपने ख़त में लिखा है कि हफ्तावार ख़ानदानी मुलाकातें बिला तातुल और तिब्बी मुआयने की बुनियाद पर तजवीज़ करदा इलाज फौरी फराहम किया जाए। ख़त पर दस्तखत करने वालों में माइकल एथरटन, एलेक्स ब्लैकवेल, एलन बॉर्डर, माइकल ब्रेरली और ग्रेग चैपल शामिल हैं, जबकि आयान चैपल, ब्लेंडा क्लार्क, एलिस्टर कुक, माइकल गैटिंग, सुनील गवास्कर, ली जर्मीन, एडम गिलक्रिस्ट भी ख़त पर दस्तखत हैं और डेविड गावर, किम ह्यूज़, नासिर हुसैन, क्लाइव लाइड, कपिल देव, अर्जुना राणा टंगा, एंड्रियो स्ट्रास, दिलीप वेंगसरकर और स्टीवा और जॉन राइट ने भी ख़त के ऊपर दस्तखत किए हैं। साबिक कप्तानों ने अपने ख़त में कहा कि यह अपील सियासतदानों की हैसियत से नहीं, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान के साबिक साथियों और हरीफों की हैसियत से कर रहे हैं। भारत के देही इलाकों में बिजली के खंभों पर चढ़कर तारे जोड़ना और बिजली की फराहमी बहाल करना अमूमन मर्दों का काम समझा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की ज्योति आहिर ने इस तस्वुर को बदलने की कोशिश की है। रियासती बिजली की तकसीमकार कंपनी से वाबस्ता ज्योति आहिर बतौर वायर वोमेन काम करती हैं। वो बिजली के खंभों पर चढ़कर खराबी दूर करती हैं और मुतासिरा इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। आखिर ज्योति आहिर ने ये पेशा क्यों इख्तियार किया, उनके काम के दौरान उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो मुआशरे के रिवायती तसव्वुरात को किस तरह चैलेंज कर रही हैं, जानिए खुद उनकी ज़बानी। हम यहाँ बिजली जाने की शिकायत पर आए हैं और ये मेरे जूते हैं जिन्हें मैं खंबे पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मेरा नाम ज्योति सार्जेराव आहिर है। मैं धामनगांव सेक्शन में काम करती हूँ और यही मेरा अपना गांव भी है। लोग मुझे देखकर कहते हैं, देखो लड़की बाइक चला रही है। फिर एक चाचा हाथ के इशारे से मुझे रोक लेते हैं। आपने कल ठीक किया था ना? आपके कनेक्शन में 2 जंप कट्स थे। हाँ, मैंने खुद से ठीक किया था, वो तकरीबन 12 या 1 बजे। इंडिया की मगरबी रियासत महाराष्ट्र के बुलंदाना ज़िले के इस गांव में जब बिजली चली जाती है तो लोग सबसे पहले ज्योति को फ़ोन करते हैं। ज्योति यानी रोशनी, जैसा नाम वैसा काम। वो पिछले 4 सालों से बिजली के महावितरण डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है और गांव वाले उन पर भरोसा करते हैं। जब बिजली चली जाती है तो जिसे भी ज़रूरत हो वो फ़ौरन फ़ोन करता है। हमारी कोई मुकर्रर ड्यूटी टाइमिंग नहीं, ये 24 घंटे की जिम्मेदारी है। जब भी कॉल आए हमें जाना पड़ता है, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। आज ज्योति ये काम बहुत आसानी से कर लेती है, लेकिन जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो खंबे पर चढ़ना भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैं अप्रेंटिस के तौर पर यहाँ पे आई थी तो मेरा दोस्त ऋषि अगव मेरे साथ था। उस वक्त हमारी एक खातून जेई भी थी। उन्होंने कहा बाहर जो बिजली का पोल लगा हुआ है वहाँ चलो। फिर उन्होंने ऋषि से कहा कि वो चढ़े। ऋषि चढ़ गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा तुम भी चढ़ो, अगर ऋषि चढ़ सकता है तो तुम भी चढ़ सकती हो। मैंने कहा मैडम मैं कैसे चढ़ूंगी। उन्होंने कहा बस चढ़ जाओ, क्या होगा, मैं देख लूँगी, अगर गिर जाओगी तो हॉस्पिटल ले जाऊँगी। मैं थोड़ा सा चढ़ी मगर फिर हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने किसी तरह मुझे पूरे खंबे पर चढ़ा दिया। इस तरह मैंने पहली बार खंबे पर चढ़ना सीखा। मुझे एहसास हुआ कि एक ऐसी चीज़ है जो सीखी जा सकती है, अगर कोशिश करो तो कर सकते हो। उसके बाद मैंने 7-8 दिन प्रैक्टिस की और फिर मुझे आदत हो गई। अब मैं आसानी से लोहे के खंबे पर चढ़ सकती हूँ। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मर्दों का काम है, लेकिन मैं भी ये काम करती हूँ, दूसरी ख़वातीन भी कर सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर हिफाजत के साथ किया जाए तो ख़वातीन हर किस्म का काम कर सकती हैं। मेरे काम में इन औजारों की अहमियत मेरी ज़िंदगी जैसी है, मैं इसके बगैर कहीं नहीं जा सकती। ज्योति का काम सिर्फ खंभों पर चढ़ने तक महदूद नहीं है, अक्सर इसमें जान जोखिम में डालने जैसा होता है। एक बार फ्यूज़ उड़ गया था, पूरे गांव को सप्लाई देने वाला डीपी ख़राब हो गया था।
हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हो गई। शाम के 6 बजे के बाद का वक्त था, बरसात का मौसम था और लोग उस वक्त खेत से घर लौट रहे थे। मैंने रिस्क लिया, मेरे साथ कोई भी नहीं था। गांव के 2-3 दोस्त बोले कि चलो हम साथ चलते हैं। मैंने उनसे कहा कि सिर्फ स्विच नीचे करो, फ्यूज़ मैं लगा दूंगी। जब उन्होंने स्विच बंद करने की कोशिश की तो डीपी के बॉक्स के अंदर स्पार्क हुआ। सब लोग डर गए, मैं भी कांपने लगी। मैंने कहा ये मेरी वजह से हुआ है, अब मैं ये बॉक्स ठीक नहीं कर सकती। ज्योति के लिए ये नौकरी सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं है। बचपन से हर कोई पूछता था कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो। स्कूल में टीचर्स भी यही सवाल पूछते थे। उस वक्त मैं कहती थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी या फिर मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी, लेकिन मेरी हाइट कम थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम यूनिफॉर्म ज़रूर पहनूंगी। जब मुझे ये यूनिफॉर्म मिली और मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उस दिन मुझे अपनी खुशी का अंदाज़ा भी नहीं था। गांव वालों ने तकरीबन 5 से 7 किलो चीनी तकसीम की। वो हमारी छोटी सी खुशी की तकरीब थी। गांव में लोग मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुलाते हैं, ज्योति। अगर मैं गांव से बाहर जाऊं तो लोग मुझे मैडम कहते हैं। कोई मुझे ख़ास तौर पर वायरमैन या वायर वुमन नहीं कहता। और वैसे भी चाहे आप वायर वुमन कहें या वायरमैन, काम तो एक ही रहता है। जब लोगों का मसाइल हल हो जाते हैं तो हमें बहुत तसल्ली मिलती है। ये सोचकर अच्छा लगता है कि हमने उनका मसला हल कर दिया। बस यही सबसे बड़ी खुशी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी और इसके बाद होने वाली जंग बंदी ने जनूबी एशिया की बदलती हुई सिफारती सियासत को एक नए जाविये से नुमाया किया है। जंग बंदी के बाद भारत और अफगानिस्तान के दरमियान राब्ते बढ़े। इन सिफारती राब्तों ने एक अहम सवाल को जन्म दिया है कि क्या खित्ते की नई सियासी और सिफारती सूरत हाल में तालिबान की अहमियत बढ़ गई है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चीन के बाहमी मफादात और बदलते हुए ताल्लुकात जनूबी एशिया के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब कर सकते हैं। इसी मौजू पर सुनिए पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी वसअतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात। लोकतंत्र में जब कोई बड़ी पार्टी अपने बल पर सरकार बनाने की पोजीशन में ना हो तो फिर छोटे छोटे गुट अचानक से कीमती हो जाते हैं। उनका सहयोग जीतने के लिए बड़ी पार्टियों के नेताओं को चौखट पे हाजिरी देना पड़ती है। ऐसों से हंस हंस के बात करना पड़ती है जिन्हें आम दिनों में बड़ी पार्टियों का नेतृत्व मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता। छोटे से छोटे गुट की अद्भुत फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। वक्त बेवक्त सबकी बातें ध्यान से सुनने की अदाकारी करना पड़ती है ताकि कहीं कोई किसी भी बात पे रूठ ना जाए। तब कहीं जाके मिली जुली सरकार बनती है। उसके बाद भी सबसे बड़ी पार्टी के सर पे तलवार लटकती रहती है कि फला नेता किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा। उर्दू के मशहूर लेखक मुश्ताक यूसुफ़ी का कहना है कि बुढ़ापे की शादी, बैंक की चौकीदारी और मिली जुली सरकार के दौरान सोते में भी एक आँख खुली रखना पड़ती है। इसी उसूल के तहत बड़े देशों की राजनीति भी चलती है। अब अपने दक्षिण एशिया को ही देख लें, जहां 3 परमाणु देशों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी है, यानी भारत, चाइना और पाकिस्तान। इन तीनों के साथ बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ईरान और अफ़गानिस्तान भी पाए जाते हैं। तीनों परमाणु देश चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमसायों का सहयोग मिला रहे। यहाँ पर गेम बड़े देशों से निकल के छोटों के हाथ में आ जाती है। कूटनीतिक सर्कस के रस्से पे संतुलन बनाए रखने के लिए कभी उनका एक तरफ झुकाव होता है तो कभी दूसरी तरफ उन्हें अपनी बचत के लिए शक्तिशाली हमसायों से फ्लर्ट भी करना पड़ता है। जैसे बांग्लादेश भारत को भी नाराज़ नहीं कर सकता और चीन और पाकिस्तान से भी आंख मटक का चल रहा है। यही पॉलिसी स्वर्गवासी संस्था सार्क के दूसरे जूनियर पार्टनर्स की भी है। पर इन दिनों अफ़गान तालिबान की गुड्डी चढ़ी हुई है। चुनाचे पिछले कई महीनों से हर हफ्ते 1.5 हफ्ते में दिल्ली और काबुल आपस में हाल चाल करते रहते हैं। पाकिस्तान भी 10 मई के बाद के हालात में तालिबान को बार बार मुस्कुरा के देख रहा है।
حالانکہ اس سے پہلے دونوں دیشوں کے درمیان سیما کی حد بندی، افغان مہاجرین اور TTP کو لے کے کھلا میچ چل رہا تھا۔ اب چائنا بیچ میں پڑ کے طالبان کو سمجھا رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی طرح سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ یوجنا کا لابھ اٹھائیں۔ لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے؟ ایران کو بھی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے روز کی دھمکیوں پہ پورا دھیان جٹانے کے لیے پاکستان اور افغانستان سے لگی سیما پہ امن چین کی ضرورت ہے۔ چائنا اور بھارت دونوں ہی ایران سے تیل بھی خریدتے ہیں اور مختلف منصوبوں میں پیسہ بھی لگاتے ہیں۔ ایران اور افغانستان دونوں کو احساس ہے کہ بھارت، پاکستان اور چائنا تینوں کو ان کی ضرورت ہے، لہٰذا آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس شیتر میں چائنا اور بھارت ایک دوسرے کو اکیلا کرنے کے لیے جو شطرنج کھیل رہے ہیں اسے جاری رکھنے کے لیے علاقے کے دیشوں کے بہت سے نخرے اٹھانے ہوں گے۔ اگر کسی ایک کی بات کی جائے تو اس گریٹ گیم میں سب سے زیادہ فائدے میں آج کل طالبان ہیں۔ ملی جلی سرکار کی سیاست اور کورنیتی کسی آدرش پر نہیں بلکہ فائدے، نقصان اور ناپ تول کے نظام پہ آدھارت ہوتی ہے۔ راجنیتی اور کورنیتی کی تیسری آنکھ ماتھے پہ ہوتی ہے تاکہ ترنت پھیرنے میں آسانی رہے۔ دنیا ایسے ہی چلتی ہے، یوں ہی چلے گی۔ بھارت میں سیکیورٹی اداروں نے پاکستان سے منسلک قرار دیے جانے والے ایک مبینہ نیٹ ورک کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق شہزاد بھٹی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی 14 ریاستوں تک پھیلی، جس میں 250 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا اور متعدد مقدمات درج کیے گئے۔ بھارتی حکومت کا الزام ہے کہ یہ نیٹ ورک بھارت میں تخریبی کارروائیوں کے لیے نوجوانوں کی بھرتی، جاسوسی اور دیگر سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ لیکن آخر شہزاد بھٹی کون ہے؟ ان کا مبینہ نیٹ ورک کیسے کام کرتا تھا؟ بھارتی سیکیورٹی ادارے اس کے بارے میں کیا دعوے کر رہے ہیں اور اس پورے معاملے میں پاکستان کا موقف کیا ہے؟ جاننے کے لیے سنیے آج کا ZBC ریڈز، جسے پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ انڈین یوم آزادی کے 2 روز بعد 17 اگست 2026 کو انڈیا کے وزیر داخلہ نے کہا کہ مودی حکومت نے یوم آزادی سے قبل پاکستان کی پشت پناہی میں سرگرم ایک شدت پسند تنظیم کے تخریبی منصوبے ناکام بنا دیے ہیں۔ امت شاہ کے مطابق شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی معاونت حاصل تھی۔ پاکستان نے سختی سے اس اعلان کی تردید کرتے ہوئے اسے اپنے خلاف انڈیا کی مذموم مہم کا حصہ قرار دیا۔ انڈیا نے شہزاد بھٹی نیٹ ورک کا نام پہلی مرتبہ نہیں لیا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ انڈیا کے دعوے میں کتنی سچائی ہے، اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا شہزاد بھٹی نیٹ ورک کا کوئی وجود ہے، اور اگر ہے تو شہزاد بھٹی کون ہیں؟ انڈین وزیر داخلہ امت شاہ نے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ انڈین سیکیورٹی فورسز نے 14 ریاستوں میں مختلف مقامات پر مربوط کارروائیاں کرتے ہوئے شہزاد بھٹی نیٹ ورک کے تخریبی منصوبے ناکام بنا کر اس کا خاتمہ کر دیا ہے اور اس سے وابستہ 200 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ اس نیٹ ورک کی پشت پناہی پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کر رہی تھی۔ انڈین وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ نیٹ ورک کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ بارود بشمول پاکستان آرڈننس فیکٹری کے نشانات والے دستی بم، پستول، کارتوس اور جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے CCTV کیمرے بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اسی روز انڈین وزیر داخلہ کے اس بیان کی تردید کر دی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اس قسم کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف انڈیا کی اس مذموم مہم کا ایک اور ثبوت ہے جس کا مقصد اپنی داخلی سیکیورٹی کے چیلنجوں سے توجہ ہٹانا اور محض تنگ نظر ملکی سیاسی مفادات کے حصول کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ انڈیا کی بے بنیاد اور گمراہ کن باتیں بین الاقوامی توجہ انڈیا کی ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور غیر ملکی علاقوں میں تخریبی کارروائیوں سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ انڈین حکام نے ملک میں مبینہ شدت پسند کارروائیوں کے سلسلے میں شہزاد بھٹی نیٹ ورک کا نام لیا ہو۔
रवां बरस जून में इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NIA ने शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में कहा था कि शहजाद भट्टी से वाबस्ता शिद्दत पसंद गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ कायम 3 मुकदमात के सिलसिले में इंडिया की 2 रियासतों पंजाब और हरियाणा के 9 अजला में 18 मुकामात पर मरबूत कार्रवाइयाँ की गईं और कई अफराद से पूछगछ की गई। NIA का कहना था कि छापों के दौरान मुख्तलिफ मवासलाती नेटवर्क्स, माली लेन देन और मज़कूरा 3 मुकदमात में ज़ेर तफ्तीश अफराद की सरगर्मियों से मुतालिक पूछगछ के अलावा कई डिजिटल आलात और दस्तावेज़ात भी जब्त की गईं। इदारे का कहना है कि मार्च 2025 में पंजाब के शहर जालंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजर सिंधु की रिहाइशगाह पर होने वाले ग्रेनेड हमले में शहजाद भट्टी के मुलविस होने का सुराग मिला है और अप्रैल 2026 में इस मुकदमे में शहजाद भट्टी को मफरूर मुल्ज़िम करार दिया गया है। NIA ने दावा किया कि शहजाद भट्टी नवंबर 2025 में हरियाणा के ज़िला सारसा के विमेन पुलिस स्टेशन और जनवरी 2026 में हरियाणा के ज़िला अम्बाला के बलदेव नगर पुलिस स्टेशन में होने वाले धमाकों के मुबैना मनसूबा साज भी हैं। जुलाई में NIA ने अम्बाला के बलदेव नगर पुलिस स्टेशन कार बम धमाके के मुकदमे में शहजाद भट्टी समेत 8 अफराद के खिलाफ एक खुसूसी अदालत में फर्द जुर्म आयद की। चार्जशीट में शहजाद भट्टी के अलावा करमजीत सिंह उर्फ टोनी, आकाश, सोरेब उर्फ सोबी उर्फ सौरभ, रमन कुमार, सित्यम, सिखदेव सिंह उर्फ सखा और अमरजीत सिंह उर्फ अंबी के नाम भी शामिल थे। NIA के मुताबिक शहजाद भट्टी ने इंडिया में कार्रवाइयों के लिए मुकामी नेटवर्क कायम किया था और मुकामी अफराद को पुलिस तनसीबात पर हमलों के लिए लॉजिस्टिक मावनत और धमाका खेज मवाद का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारियां सौंपी थीं। इदारे का कहना है कि आकाश इंडिया में शहजाद भट्टी के मरकज़ी राब्ताकार थे। तफ्तीशकारों के मुताबिक शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और खुफिया मवासलाती ज़राए के ज़रिए मुल्ज़िमान को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल और भर्ती किया। BBC ने कज़िये के फ़रीक़ैन का बराह रास्त मौक़िफ़ जानने के लिए दिल्ली पुलिस और ANI और ख़ुद शहजाद भट्टी से रब्ता किया, मगर दमे तहरीर इसमें से किसी का जवाब भी मौसूल नहीं हुआ। अलबत्ता टिकटॉक और फेसबुक पर एक वीडियो में शहजाद भट्टी ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। इससे कबल भी शहजाद भट्टी इंडियन हुकाम की जानिब से दहशतगर्दी और ISI से ताल्लुकात के बारे में इल्ज़ामात से मुतालिक सोशल मीडिया पर बयानात देते रहे हैं और टिकटॉक और फेसबुक पर शहजाद भट्टी से मंसूब अकाउंट से उनकी वीडियो सामने आती रही हैं। जून में शाया होने वाली एक वीडियो में ख़ुद को शहजाद भट्टी के नाम से मुतारफ़ करवाने वाले एक शख्स का कहना था कि वो तवातुर से इंडिया से आने वाली खबरें सुन रहे हैं, जिनमें कभी शहजाद भट्टी के 4 बंदे, कभी 5 बंदे पकड़ने के दावे किए जा रहे हैं। मज़कूरा शख्स ने इन दावों को झूठ करार देते हुए कहा था, किसी और के बंदे गिरफ्तार करके मेरा नाम लगा देते हैं कि शहजाद भट्टी के इतने बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। इस वीडियो में इंडियन हुकाम को चैलेंज करते हुए उस शख्स ने कहा, सबूत दिखाओ, कोई चैट दिखाओ कि वाकई ये मेरे शहजाद भट्टी के बंदे हैं। अलबत्ता ख़ुद को शहजाद भट्टी कहने वाले शख्स ने यह एतराफ़ किया कि इंडिया में कुछ लोग उसके लिए काम करते हैं, लेकिन क्या काम करते हैं इसकी वजाहत नहीं की। इस बरस मार्च में फेसबुक पर एक वीडियो में शहजाद भट्टी ने अम्बाला से धमाका खेज मवाद की बरामदगी से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा था, आप कह रहे हैं कि RDX राजस्थान से पंजाब, वहां से अम्बाला होते हुए हनुमानगढ़ ले जाया गया और फिर वापस लाया गया। क्या आप सो रहे थे? आपके इदारे कहाँ थे? उनके बकौल जिस तंजीम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की, उसने इंडियन पुलिस को खबरदार किया है कि अगर पंजाब में जाली पुलिस मुकाबले बंद ना किए गए तो उसके जिम्मेदार सरकारी इदारे होंगे। इंडियन तहकीकाती इदारों की जानिब से उनके ISI से ताल्लुकात के इल्ज़ाम के बारे में उनका कहना था, मेरा ताल्लुक ISI से जोड़ते हैं। अगर मैं ISI का बंदा होता तो मैं 6 साल से पाकिस्तान के बाहर ना रह रहा होता, पाकिस्तान वापस चला गया होता। मैं एजेंसी का बंदा नहीं, मेरे अपने मसले मसाइल हैं। आप ही के गैंगस्टरों से हमारी दुश्मनियां चल रही हैं। शहजाद ने एक और वीडियो में इंडियन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ अपने ताल्लुक का एतराफ़ किया। उनका कहना था कि बिश्नोई से ताल्लुक सिर्फ 2 वजह से ख़त्म किया, एक सिद्धू मूसलेवाला की वजह से, दूसरा वो अपने बंदों को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ देता है। जबकि अपने बारे में शहजाद भट्टी ने दावा किया कि मैंने कभी भी इंडिया में मेरे लिए काम करने वालों का साथ नहीं छोड़ा। इंडिया के कई सोशल मीडिया सारिफीन और सहाफ़ियों का दावा है कि शहजाद भट्टी मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम हैं। BBC इस दावे की तस्दीक नहीं कर सकता।
शहजाद के टिकटॉक अकाउंट पर, जहां उनके फॉलोअर्स की तादाद 36 लाख है, रवां बरस 4 जुलाई को पोस्ट करदा एक वीडियो में वो दुबई के एक रेस्टोरेंट में नजर आए हैं। इससे कबल गुज़श्ता बरस जनवरी में फेसबुक की एक पोस्ट में वो दुबई मॉल में थे। इंडियन सहाफ़ी प्रवीण स्वामी ने एक्स पर लिखा, मुझे हैरत है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने, जो मशरक़ वस्ता में इंडिया का करीब तरीन शराकतदार है, अभी तक इस शख्स को, जिस पर मुबैना तौर पर इंडिया के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलविस होने के इल्ज़ामात हैं, गिरफ़्तार नहीं किया। इमारती सिक्योरिटी इदारे नहायत मौसर सलाहियतों के हामिल हैं और माजी में इंडिया की दरख्वास्त पर तवक्को से बढ़कर ताउन करते रहे हैं, इसलिए ये मामला खासी अहमियत का हामिल है। शहजाद के टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट की गई मुतादिद वीडियोस में इंडियन चैनल्स पर उनसे मुतालिक खबरें, जिनमें उन्हें इंडिया में हमलों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, मौजूद हैं। शहजाद कई वीडियोस और तस्वीर में जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल रहमान के रहनुमा फ़र्रुख इम्तियाज़ खोखर के साथ भी नजर आते हैं। फ़र्रुख इम्तियाज़ खोखर का ताल्लुक रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाअसर खोखर ख़ानदान से है। वो इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर के बेटे, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हाजी नवाज़ खोखर के भतीजे और साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के चचाजाद भाई हैं। वो कारोबारी, फलाही और सोशल मीडिया की सरगर्मियों में फाल रहे हैं। ताहम उनका नाम मुख्तलिफ मुकदमात में सामने आता रहा है, जिनमें कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक केसेस शामिल हैं। 14 जुलाई 2026 को रावलपिंडी की अदालत ने माजिद सत्ती कत्ल केस में उन्हें और 2 दीगर मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का कहना है कि ईरान मक्का मुआहदे का हिस्सा सिर्फ उस सूरत में बन सकता है अगर उसे इस मुआहदे का शरीक बानी यानी को फाउंडर तस्लीम किया जाए और इसे इस मुआहदे की बुनियादी दस्तावेजात की तैयारी में किरदार दिया जाए। मोहसिन रज़ाई का मजीद कहना था कि ईरान और मिस्र को मक्का मुआहदे जैसे इलाकाई इंतजामात से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान और मिस्र ऐसे मुआहदों से गायब नहीं हो सकते, अलबत्ता उनकी शमूलियत बानी मुमालिक यानी को फाउंडर्स के तौर पर होनी चाहिए, यानी ऐसे फरीकों के तौर पर जिनके तसव्वुरात और ख्यालात दस्तखत शुदा दस्तावेजात की तश्कील में शामिल हों। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे का हवाला देते हुए मोहसिन रज़ाई का मजीद कहना था कि ये काबिल कबूल नहीं कि ये दोस्त मुमालिक पहले आपस में मुआहदा तय कर लें और बाद अज़ा ईरान से इसकी तौसीक या हिमायत का मुतालबा करें। यूक्रेन के ड्रोन हमलों की एक नई लहर ने रूस की दूसरी बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी ओजोन के गोदामों को निशाना बनाया है, जिससे कंपनी की लॉजिस्टिक तनसीबात में आग लग गई, जबकि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। ओजोन के मुताबिक रूस के जनूबी इलाकों में वाक़ उसकी लॉजिस्टिक सहूलियात रात भर होने वाले हमलों के बाद मुतासर हुई हैं। यूक्रेन गुज़िश्ता कई हफ्तों से रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज की तनसीबात को भी निशाना बनाता रहा है। कीव का मौक़िफ़ है कि ये कंपनी रूसी फौज को पुरज़ाजात और सामान फरोख्त करती है, ताहम मास्को इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है।